गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। चलिए एक बार बताइए, सब कुछ क्लियर है क्या? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मैं दिख रहा हूँ, नोट्स दिख रहे हैं आपको? तीनों चीजें अगर क्लियर हैं तो अपन कंटिन्यू कर दें क्लास को। गुड मॉर्निंग के मैसेज बहुत सारे लोगों के हैं, लेकिन मैं क्लियर के मैसेज देखूंगा। पुतिन ने, कपिल ने, ब्रिजेन ने कह दिया क्लियर है, स्वरूप ने कह दिया है, काजल ने कह दिया है। ओके भाई, चलो बढ़िया बढ़िया, शानदार। चलो तो शुरू करते हैं भाई क्लास को। अर्जुन ने भी कह दिया गुड मॉर्निंग। ओके, चलो बैक्टीरियोलॉजी अपनी चल रही है और लगभग लगभग अब एंडिंग पे है। आज इवनिंग में अपनी बैक्टीरियोलॉजी एंड हो जाएगी। और जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे अपने ग्राम पॉजिटिव कोकाई बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव कोको बेसिलाई, कोकाई, ये सब कुछ अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है स्मॉल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और साथ साथ में स्पाइरोचेट, दोनों तरह के ग्रुप को अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और दो ग्रुप हैं हमारे ना, टॉपिक का नाम भले ही आपको एक दिख रहा है, लेकिन हम आज दो ग्रुप को डिस्कस करेंगे। दो ग्रुप कौन कौन से हैं हमारे? पहला है हमारा स्मॉल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया स्मॉल साइज के होते हैं, तो कई बार वो स्मॉल साइज होने की वजह से उन्हें ना तो अपन कोकाई में काउंट कर पाते हैं, ना ही उनको बेसलाई में काउंट कर पाते हैं, तो उनके लिए एक अलग ग्रुप बना हुआ है। और ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही बना है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये ग्रुप अलग से नहीं है, ग्राम स्मॉल बैक्टीरिया में। ठीक है। और इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो स्पाइरल शेप के होते हैं, और स्पाइरल शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं, जब हम इन्हें ग्राम स्टेनिंग से स्टेन करते हैं तो ग्राम स्टेनिंग में ये स्टेन हो नहीं पाते। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ अलग प्रोसेस होती है, कुछ अलग मेथड होती है। तो वो दोनों जो बैक्टीरिया हैं, मतलब अपन ये देखें कि बाकी के जो अपन ने अभी तक बैक्टीरिया पढ़े हैं, इनसे प्रॉपर्टी इनकी थोड़ी सी अलग है। तो अपन वन बाय वन सारे के सारे जो बैक्टीरिया हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहले अपन एक नजर देख लेते हैं कि दोनों ग्रुप में बैक्टीरिया आ कौन कौन से रहे हैं। स्मॉल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हमारे तीन बैक्टीरिया आएंगे। पहला आएगा क्लेमाइडिया, दूसरा आएगा माइकोप्लाज्मा, और तीसरा आएगा रिकेट्सिया। ये तीन जो होंगे हमारे स्पीसीज, ये हमारे स्मॉल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर इंक्लूड होते हैं। स्पाइरोचेट के अंदर भी तीन ही आएंगे हमारे। पहला है ट्रिपोनोमा, दूसरा है लेप्टोस्पाइरा, और तीसरा है बोरेलिया, सॉरी, है ना। तो ये टोटल तीन तीन बैक्टीरिया हैं अपने। टोटल 6 बैक्टीरिया के आप बारे में अपन डिस्कस करेंगे। दो ग्रुप है अपने, तो वन बाई वन अपन एक एक स्पीसीज को देखते हुए चलते हैं, लेते हुए चलते हैं। सबसे पहले नंबर पे अपन आएंगे क्लेमाइडिया पे। ठीक है। क्लेमाइडिया कैसे बैक्टीरिया होते हैं भाई? क्लेमाइडिया नोट्स आपने प्रिंट करा लिए हो तो आप साथ साथ में नोट्स भी मेरे साथ में ही पढ़ते हुए चलना, क्योंकि हो सकता है बोर्ड पे आपको थोड़ी सी क्लियर इमेज ना दिखी रही हो। ठीक है। चलो, तो क्लेमाइडिया जो है वो हमारे स्मॉल ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑब्लिगेट मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनके लिए जरूरी है। अब जरूरी मतलब यहां पर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर का मतलब क्या हुआ कि ये सेल के अंदर ही ग्रो कर पाते हैं। क्लेमाइडिया जो होते हैं वो हमेशा सेल के अंदर ही ग्रो कर पाते हैं। हमारे बाकी के जो दूसरे बैक्टीरिया हैं, जैसे अपन ने इससे पहले डिस्कस किए थे, जितने भी बैक्टीरिया अपन ने डिस्कस किए हैं इससे पहले, सारे के सारे ऐसे हैं जो इंट्रासेल्युलर भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा सेल्युलर भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये सिर्फ इंट्रासेल्युलर ही है। इसका मतलब क्या है कि किसी ना किसी सेल के अंदर ही ये ग्रो कर पाते हैं, सेल के बाहर ये ग्रो नहीं कर पाते। ऑब्लिगेट शब्द जहां पर लग जाए इसका मतलब कंपलसरी है वो चीज। जहां पर अपन इससे पहले ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट एनारोब्स की बात कर रहे थे। ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब क्या था कि उसके लिए ऑक्सीजन कंपलसरी है। ऑब्लिगेट एनारोब्स की बात कर रहे थे तो उसका मतलब क्या था? उसके लिए ऑक्सीजन का ना होना कंपलसरी है, ऑक्सीजन की एब्सेंस उनके लिए कंपलसरी है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस हुई तो फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो ग्रो कर ही नहीं पाते। ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्लिगेट का मतलब कंपलसरी है ना। छोटे बैक्टीरिया हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर हैं, मतलब सेल के अंदर ही ग्रो कर पाते हैं। ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया और वायरस दोनों से मिलते जुलते हैं। वायरस ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका साइज बहुत ही छोटा होता है। तो जो सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें
पूरे सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट ही नहीं होती है ना, बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो उनको अपन वायरस के अंदर इंक्लूड करते हैं। लेकिन ये ऐसे बैक्टीरिया हैं क्लेमाइडिया, इनकी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो थोड़ी सी वायरस से मिलती जुलती हैं। क्या प्रॉपर्टी है जो जो इनसे वायरस से मिलती हैं और बैक्टीरिया से मिलती, मतलब ये क्लेमाइडिया एक ऐसे बैक्टीरिया है जिनको अपन ने बैक्टीरिया में तो इंक्लूड किया है, लेकिन दोनों की कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो बैक्टीरिया की हैं, कुछ प्रॉपर्टी जो है वो वायरस की है। क्या प्रॉपर्टी है अपन देखते हैं। बैक्टीरिया की तरह इनमें डीएनए और आरएनए दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, और एंटीबायोटिक के लिए ये जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं। ये प्रॉपर्टी जो है इनकी बैक्टीरिया से मिलती जुलती है, और हमने इसी प्रॉपर्टी के आधार पर ही इनको बैक्टीरिया में इंक्लूड किया है ना। हालांकि इनका साइज जो है वो बहुत छोटा है, 200 से 300 नैनोमीटर। 200 से 300 नैनोमीटर के जो साइज होते हैं वो हमारे वायरस होते हैं। अपन डिस्कस करेंगे आगे, अपना सेक्शन आने वाला है वायरोलॉजी का। तो इनका साइज तो बहुत छोटा है, 200 से 300 नैनोमीटर, लेकिन इनमें आरएनए और डीएनए दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अपन ने बैक्टीरिया में भी डिस्कस किया था भाई, प्लाज्मिड जो होते हैं वो अपने आरएनए के बने होते हैं, जबकि उनका न्यूक्लियोइड जो होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं। तो दोनों इसमें आरएनए और डीएनए दोनों ही प्रेजेंट होंगे, इसकी वजह से हम इनको बैक्टीरिया में इंक्लूड करते हैं। साथ साथ में एक और देखा गया है प्रॉपर्टी इनकी कि ये जो होते हैं वो एंटीबायोटिक के प्रति रेसिस्टेंट होते हैं। हमारे जितने भी वायरस हैं उन पर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपन कितनी ही एंटीबायोटिक पेशेंट को दे दो, अगर उसको वायरल कोई डिसीज है तो वायरल डिसीज से कभी भी एंटीबायोटिक से उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये भी ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एंटीबायोटिक के प्रति रेसिस्टेंट होती हैं, तो अपन इनको बैक्टीरिया में ही इंक्लूड करते हैं, ठीक है। फिर आप पूछोगे सर वायरस में इंक्लूड क्यों किया है, क्योंकि ये जो है ऐसे बैक्टीरिया हैं जो लिविंग सेल के ही अंदर रिप्रोडक्शन करने में सक्षम होते हैं। किसी भी लिविंग सेल के अंदर ही ये रिप्रोड्यूस होते हैं, ग्रोथ कर पाते हैं, इसलिए। और बैक्टीरिया के भी यही वायरस की जो है, वायरस की प्रॉपर्टी भी यही होती है कि वायरस जो होती है वो भी इंट्रासेलुलर ही ग्रोथ कर पाते हैं, रिप्रोड्यूस हो पाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो वायरस से मैच करती है। तो इसलिए अपन क्लेमाइडिया के बारे में जब बात करते हैं तो क्लेमाइडिया को बोलते हैं कि ये बैक्टीरिया भी माना जा सकता है और इसे अपन वायरस भी मान सकते हैं। हालांकि डीएनए और आरएनए दोनों ही प्रेजेंट हैं, तो इन्हें अपन बैक्टीरिया के अंदर ही इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए अपन ने बैक्टीरियोलॉजी में इनको पढ़ रहे हैं। क्लेमाइडिया जो होते हैं वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक एलिमेंट्री बॉडी इसमें, दूसरे रेटिकुलेट बॉडी में। एलिमेंट्री बॉडी और रेटिकुलेट बॉडी का मतलब क्या है। एलिमेंट्री बॉडी जो होती है वो स्फेरिकल पार्टिकल होते हैं। स्फेरिकल पार्टिकल में इनका जो साइज होगा वो 200 से 300 नैनोमीटर का होगा, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फेक्टिव फॉर्म में होंगे। देखो एक्स्ट्रा सेलुलर ये ग्रो तो नहीं कर पाते हैं, रिप्रोड्यूस तो नहीं हो पाते, लेकिन इन्फेक्टिव फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे अपन वायरस की बात करते हैं तो वायरस में अपना कोविड काफी लंबा चला है भाई, है ना। तो कोरोना वायरस की क्या खासियत थी भाई, रिप्रोड्यूस होगा, ग्रोथ करेगा तो किसी बॉडी के अंदर करेगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा सेलुलर जाकर ये इन्फेक्ट कर सकता है। जैसे कि अगर कोई पेशेंट कोरोना वायरस से अगर इन्फेक्टेड है तो वायरस उसके अंदर प्रेजेंट होगा, जब तक तो वो ग्रो करेगा, लेकिन मान लो खांसने छींकने की वजह से अगर वो वायरस उसकी बॉडी से बाहर आता है ना, तो वो ग्रो तो नहीं कर पाएगा, रिप्रोड्यूस तो नहीं हो पाएगा, लेकिन वो दूसरे किसी नॉर्मल पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। काफी लंबे टाइम तक तो जीवित नहीं रह पाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर, क्योंकि ग्रो नहीं कर पाएगा, रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, लेकिन वो इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसी तरह से क्लेमाइडिया जो होते हैं वो भी छोटे साइज के हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर जो होते हैं वो इन्फेक्टिव फॉर्म में होते हैं। मतलब ये क्लेमाइडिया सेल के अंदर तो ग्रो भले ही करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर जाकर ये किसी नॉर्मल पर्सन को इन्फेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये जब पूरी बॉडी में होंगे तो इसे अपन उनकी एलिमेंट्री बॉडी कहेंगे, और जब छोटे पार्ट में होंगे, सिर्फ आरएनए डीएनए पार्ट में होंगे, तो इसको अपन उसका रेटिकुलेट बॉडी कहते हैं, या फिर उसकी इनिशियल बॉडी भी कह सकते हैं। जैसे अपने वायरस होते हैं, वायरस में भी अपना सिर्फ या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, तो इसमें भी यही चीज लागू होती है कि इनमें डीएनए और आरएनए भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो इससे अपन उनका रेटिकुलेट बॉडी कहेंगे या फिर इनिशियल बॉडी अपन कहते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी के अगेंस्ट सेंसिटिव होते हैं। हाँ, अगेंस्ट अगेंस्ट का मतलब वही हुआ सेंसिटिव, सौरभ, है ना। एंटीबॉडी के अगेंस्ट सेंसिटिव का मतलब हुआ कि कोई भी एंटीबॉडी अगर एंटीबायोटिक
हाँ, मैंने एंटीबॉडी अगर गलती से बोल दिया हो, एंटीबायोटिक है ना, एंटीबायोटिक के अगेंस्ट ये सेंसिटिव होते हैं। सॉरी अगर मैंने शायद गलती से एंटीबॉडी बोला हो, एंटीबायोटिक शब्द है वो, एंटीबायोटिक के प्रति ये जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं कि कोई भी एंटीबायोटिक जो होगी वो इन पे काम कर पाएगी। ठीक है, जब भी इनको एक सुटेबल होस्ट मिलेगा तो सुटेबल होस्ट में इंटर करने के बाद फिर ये ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, और साइज में ये 600 से लेकर 1200 नैनोमीटर तक इनका साइज हो सकता है। और इंट्रासेलुलर जब ये होते हैं तब तक ये नॉन इन्फेक्टिव फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर हुआ? जो एलिमेंट्री बॉडी है, एलिमेंट्री बॉडी में इनका साइज जो है वो छोटा है, ठीक है, स्फेरिकल बॉडी में है, और ये इन्फेक्टिव फॉर्म में हो सकते हैं। और जब किसी होस्ट के अंदर ये एंटर करते हैं, किसी भी नॉर्मल पर्सन के अंदर ये एंटर करेंगे तो इनका साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़कर ये 600 से लेकर 1200 नैनोमीटर तक इनका साइज बढ़ सकता है। रेसिस्टेंट बताया मैंने, नहीं रेसिस्टेंट थोड़ी होंगे भाई, रेसिस्टेंट नहीं, सेंसिटिव होते हैं अगर, अच्छा रेसिस्टेंट गलती से बोल दिया हो, सौरभ ने लिख दिया, ठीक है चलो भाई। एंटीबायोटिक के प्रति ये जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं ना। रेसिस्टेंट में तो फिर मतलब हुआ कि एंटीबायोटिक उन पे काम नहीं करेगी, इन पे एंटीबायोटिक काम करती है, इसलिए अपन इनको सेंसिटिव बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पे आते हैं अपन। क्लेमाइडिया का जब अपन क्लासिफिकेशन करते हैं तो इन्हें क्लासिफिकेशन इनका 15, इनके टोटल 15 सीरोटाइप है। तो अपन ये कह सकते हैं क्लेमाइडिया जो जीनस है इसके टोटल 15 स्पीशीज हैं। तो ये जो 15 इसकी स्पीशीज हैं जो इनकी सीरोटाइप हैं, उनके जो नाम है वो ए से के तक हैं, क्लेमाइडिया ए, क्लेमाइडिया बी, इस तरह से है ना। तो ए से लेकर के तक हैं, और उनमें ए से के बीच में भी बी ए भी है, L1 है, L2 है और L3 है। आप अगर गिनती करेंगे तो A B C D E F G H I J K है ना, इस तरह से अल्फाबेटिकल में A B C D E है ना, A B C D E F G H I J और K है ना, इस तरह से इनके नॉमेनकल्चर होता है। और इसके अलावा बी ए करके है एक, बी ए, और के के बाद में जब एल आता है तो L1 L2 L3, इस तरह से इनके नाम हैं। अब इनके नाम क्यों है ए बी सी डी ई, तो इसके अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो तो कई बार साइंटिस्ट होते हैं तो बैक्टीरिया के नाम, ज्यादातर बैक्टीरिया नाम जो होते हैं वो या तो डिसीज के नाम पे होते हैं या उनकी प्रॉपर्टी के नाम के आधार पर होते हैं। जैसे अपन ने इससे पहले वाले जो बैक्टीरिया पढ़े थे, जैसे स्टेफाइलोकोकाई है, स्टेफाइलोकोकाई का नाम ग्रुप में, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो ग्रुप में रहते हैं, वो इसलिए उनका नाम स्टेफाइलोकोकाई है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई जो होते हैं वो चैन में होते हैं, तो चैन को लैटिन भाषा में स्ट्रेप बोलते हैं, उसके आधार पर उनका नाम हो गया। ठीक है, तो इनके जो नाम है उनकी प्रॉपर्टी के ना आधार पे करके नंबरिंग कर दी होगी, और फिर बाद में देखा होगा कि कुछ प्रॉपर्टी मैच कर रही तो बी को जोड़कर फिर एक और BA1 कर दिया होगा, इसी तरह से एल को जोड़कर L1 L2 L3 कर दिया होगा। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आपके लिए इंपोर्टेंट क्या है कि क्लेमाइडिया, उसमें भी हमारे क्लेमाइडिया की एक स्पीशीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस। ट्रेकोमेटिस जो होता है वो 15 सीरोटाइप में डिवाइडेड होता है, और उसी की एक और स्पीशीज है क्लेमाइडिया सिटेसी, इसके भी बहुत सारे सीरोटाइप हैं। और एक और स्पीशीज अभी रिसेंटली डिस्कवर हुई है, क्लेमाइडिया न्यूमोनियाई। तो इस तरह से ये क्लेमाइडिया की बहुत सारी स्पीशीज हैं, है ना। हमारे लिए जो इंपोर्टेंट है वो है क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस, क्लेमाइडिया सिटेकी और क्लेमाइडिया न्यूमोनाई। ये जो है हमारे लिए 3 स्पीशीज जो है इसकी इंपोर्टेंट है। और पहले क्लेमाइडिया को 2 ग्रुप में डिवाइड करते थे, ए में और बी में। ए वाले जो होते हैं उनसे लिम्फो ग्रेनुलोमा वेनेरम होता है, शॉर्ट फॉर्म में अपन इसको LGV बोलते हैं। टेकोमा होता है इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस मतलब आई इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, और ये जो होते हैं वो सल्फोनामाइड के प्रति सेंसिटिव होते हैं। सल्फोनामाइड क्या है? सल्फोनामाइड हमारी एक ड्रग होती है
जो ज्यादातर अपन मलेरिया वगैरह में देते हैं, सल्फोनामाइड, है ना। तो सल्फोनामाइड के प्रति जो होते हैं ये रेसिस्टेंट होते हैं, और ये जो जितने इन सब की प्रॉपर्टी जिनकी क्लेमाइडिया की होती है उनको अपन ग्रुप ए के अंदर इंक्लूड करते थे, है ना। तो पहले इसका जो क्लासिफिकेशन था उस आधार पर इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था। पहला ग्रुप जो था उसमें ऐसे क्लेमाइडिया थे जिनसे ये डिसीज होती थी, लिम्फोग्रेनुलोमा, ट्रेकोमा या फिर कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। उनको अपन ने ग्रुप ए के अंदर इंक्लूड कर दिया, और ग्रुप बी के अंदर ऐसे क्लेमाइडिया आते थे जिनसे सिटिकोसिस होता था। ये भी सिटिकोसिस क्या है, लिम्फोमा, ग्रेनुलोमा क्या है, थोड़ी देर में अपन इमेज के थ्रू समझने वाले हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ये सल्फोनामाइड के प्रति रेसिस्टेंट होते थे, है ना। तो सल्फोनामाइड के आधार पर दोनों को डिवाइड कर दिया। जो सेंसिटिव थे उनका एक अलग ग्रुप बना दिया था पहले, और जो रेसिस्टेंट थे उनका एक अलग ग्रुप बना दिया, है ना। तो सल्फोनामाइड के प्रति जो रेसिस्टेंट थे उनको बी के अंदर रखा, जो सेंसिटिव थे उनको ए के अंदर रख दिया, और ए वाले जितने थे उनसे जो डिसीज होती थी वो एलजीबी, ट्रेकोमा और कंजक्टिवाइटिस ये डिसीज होती थी। ग्रुप बी वाले जो थे उनसे सिटिकोसिस होती थी। एक बार अपन ये इमेज के थ्रू समझते हुए चलते हैं कि ये जो डिसीज है वो कौन कौन सी है, ठीक है। ये समझते हुए चलो आप, ट्रेकोमा जो है वो हमारी आई इन्फेक्शन होती है कि आईलिड जो होती है, आंखों के ऊपर जो हमारी लेयर होती है ना, आईलिड जिसे अपन आईलिड बोलते हैं, उसमें कुछ इस तरह से छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं, इसे अपन ट्रेकोमा बोलते हैं। लिम्फोमा ग्रेनुलोमा जो बेनेरम है वो हमारे पेनिस में जब ग्रेन्यूल्स अल्सर बन जाते हैं तो वो हमारा लिम्फोमा ग्रेनुलोमा कहलाता है। और सिटोकोसिस जो है वो लंग्स का इन्फेक्शन होता है, और ये जो लंग्स का इन्फेक्शन होता है ये मोस्टली पैरोट की वजह से होता है, तोतों की वजह से होता है, तो इसे अपन पैरट फीवर भी कहते हैं, है ना। इसको अपन सिटोकोसिस बोलेंगे, है ना। तो ये तीन जो है वो अपने लिए इंपोर्टेंट डिसीज है, ये आपको क्लेमाइडिया की याद रखना है ना। तो इसमें जो हमने बेनेरम पढ़ा है ये हमारा बेनेरम और ट्रेकोमा ये जो होते हैं वो हमारे ग्रुप ए से होती हैं, और ग्रुप बी से जो होती है वो सिटाकोसिस जिसे अपन ने पैरोट फीवर कहा, ठीक है। अब ये जो पहले ग्रुप हुआ करते थे आजकल ये ग्रुप नहीं है, उसकी जगह पे स्पीसीज बना दिए, उनके सीरोटाइप बना दिए, ठीक है। तो अब जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए को क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस स्पीसीज बोल दिया, और ग्रुप बी जो था उसको अपन ने क्लेमाइडिया सिटाकी बोल दिया, ठीक है। तो क्लेमाइडिया जो ट्रेकोमेटिस है इसी के ही 15 सीरोटाइप हैं जो अपन ने शुरुआत में डिस्कस कर रहे थे, और सिटाकी जो है इनके फिर बहुत सारे सीरोटाइप हैं। उनमें से एक जो नया है वो क्लेमाइडिया न्यूमोनियाई जो अभी हाल ही में जुड़ा गया है। तो सीरोटाइप बहुत सारे हो चुके हैं इसके, तो अपन फिलहाल इनके सीरोटाइप डिस्कस नहीं करेंगे। इसके सिर्फ आपको नंबर याद रखना है, ट्रेकोमेटिस के 15 सीरोटाइप हैं, और इसके बहुत सारे सीरोटाइप हैं, उनमें से क्लेमाइडियो न्यूमोनियाई जो हमारे लिए इंपोर्टेंट है, ये अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है, ठीक है। एक बार इसको टेबल के माध्यम से भी अपन समझते हुए चलते हैं ना, एक बार फिर से थोड़ा सा अपन रिवाइज करते हैं। क्लेमाइडिया जो जीनस है इसको पहले दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था, ए और बी में। ए वाला जो ग्रुप था उसे अपन ने क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस कहा। क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस के बहुत सारे सीरोटाइप थे, उसमें से 15 सीरोटाइप है ना, अभी रिसेंटली अपन इसको 15 सीरोटाइप में डिवाइड कर रहे हैं। तो उसमें से 15 में से ए, बी, बी ए और सी ये चार जो सीरोटाइप होते हैं इनसे ट्रेकोमा होता है। ट्रेकोमा मतलब जो थोड़ी देर पहले अपन ने इमेज के थ्रू देखा, आईलिड में जब इस तरह से इन्फेक्शन होता है तो ये हमारा ट्रेकोमा कहलाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जो डिसीज के एक सिंगल वर्ड में अगर कोई डिसीज है तो एग्जाम में उससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो ट्रेकोमा से मेरे ख्याल से आ चुका है एक बार क्वेश्चन। ट्रेकोमा जो होता है वो हमारा क्लेमाइडिया से होगा, और क्लेमाइडिया में भी कभी और थोड़े डिटेल में आए तो क्लेमाइडिया की एक स्पीसीज है हमारी क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस, इससे होता है। और उससे में थोड़ा और अगर आप डीप में जाए तो इसकी सीरोटाइप पे अगर अपन बात करें तो सीरोटाइप में 4 सीरोटाइप इसकी हैं जो ट्रेकोमा जिनकी वजह से ट्रेकोमा होता है। कौन कौन सी सीरोटाइप? ए, बी, बी ए और सी, ठीक है। इसी की बाकी की और इस में देखें अपन तो डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के
ये जो स्पीशीज हैं टोटल कितनी 8, ये जो टोटल 8 स्पीशीज हैं, इन 8 स्पीशीज से बाकी की सारी डिसीज जो अपन ने डिस्कस की थोड़ी देर पहले, कंजक्टिवाइटिस, नोजोकोकल यूरेथ्राइटिस हो सकता है, रेटर सिंड्रोम हो सकता है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीज है रेटर सिंड्रोम। रेटर सिंड्रोम क्या है? रेटर सिंड्रोम में 3 सिम्टम्स एक साथ आते हैं किसी पेशेंट को, तो उसको अपन रेटर सिंड्रोम बोलते हैं। 3 सिम्टम्स कौन कौन से? पहला है कंजक्टिवाइटिस, आई इन्फेक्शन अगर होता है, यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्रा में अगर इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, और तीसरा है पॉलीआर्थराइटिस, पॉलीआर्थराइटिस में ज्वाइंट पेन होता है। तो ये 3 सिम्टम्स अगर एक साथ आएंगे पेशेंट को, तो तीनों सिम्टम्स को मिलाकर एक डिसीज का नाम दे दिया, और ये डिसीज का नाम है रेटर सिंड्रोम। रेटर सिंड्रोम किससे होगा? क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस से ही होगा। लेकिन क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस में कौन कौन से सीरोटाइप हैं हमारे क्लेमाइडिया की? DEFGHIJK, इतने सीरोटाइप से रेटर सिंड्रोम होता है। रेटर सिंड्रोम के अलावा कंजक्टिवाइटिस भी होगा हमारा, और यूरेथ्राइटिस भी इससे हो सकता है। बाकी के सीरोटाइप देखें अपन, तो बाकी के सीरोटाइप में अपने L1, L2 और L3 ये 3 सीरोटाइप हैं, और ये तीनों सीरोटाइप जो होते हैं इनसे लिम्फो ग्रेनुलोमा बेनेरम होता है। ये अपन ने इमेज के थ्रू समझा है ना। पेनिस में जब अल्सर होता है तो इस डिसीज को अपन लिम्फो ग्रेनुलोमा बेनेरम कहते हैं। दूसरी जो स्पीसीज है क्लेमाइडिया सिटाकी, इसके बहुत सारे स्पीसीज हैं, और उसमें से कुछ जो है वो अभी तक अनआइडेंटिफाई हैं। तो जो अनआइडेंटिफाई हैं उनसे जो डिसीज हो रही है वो हमारी सिटोकोसिस हो रही है। और सिटोकोसिस में होता क्या है? पेशेंट को लंग्स इन्फेक्शन होता है, निमोनिया जैसे सिम्टम्स आएंगे इसमें। लेकिन ये जो डिसीज होती है ये मोस्टली पैरोट से होती है, तो इसे अपन पैरट फीवर भी कहते हैं। और दूसरी जो स्पीसीज है क्लेमाइडिया निमोनियाई, इससे निमोनिया होगा पेशेंट को, एटिपिकल निमोनिया। एटिपिकल निमोनिया किसे बोलेंगे? जिसमें पेशेंट को निमोनिया है, निमोनिया के सिम्टम्स है, लेकिन कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको अपन एटिपिकल निमोनिया कहते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है क्लेमाइडिया की। क्लेमाइडिया में 2 स्पीसीज हैं हमारी, उनके सीरोटाइप अलग अलग हैं, और उनसे कौन कौन सी डिसीज होती है। एग्जाम में मोस्टली डिसीज से क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होती हैं, तो ये जरूर आपको याद रखना है। कई बार एकदम सिंपल से ही क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे कि ट्रेकोमा किससे होता है, और ऑप्शन में सिर्फ क्लेमाइडिया या और बाकी दूसरे बैक्टीरिया दे दिए। तो ये सिंपल की जगह थोड़ा और अगर टिपिकल में गए तो कई बार उनकी स्पीशीज जाती है कि ट्रोकोमा कौन से स्पीशीज से होता है, तो क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस या फिर क्लेमाइडिया सिटाकी, है ना। और थोड़ी और अगर डीप में जाए तो सीरोटाइप आ सकता है। हालांकि सीरोटाइप मुझे नहीं लगता कि एक आपने एग्जाम में इतना ज्यादा डीप क्वेश्चन आना चाहिए कि उसमें सीरोटाइप आपसे पूछा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करेंगे भाई, तो थोड़ी देर पहले ही अपन ने डिस्कस किया था, क्लेमाइडिया जो होते हैं वो ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर होते हैं, सेल के अंदर ही ये ग्रो कर पाते हैं। तो जब भी अपन इनका कल्चर करेंगे तो नॉर्मल जो अपने कल्चर मेथड होती है जैसे ब्रेड अगार, मैकॉम की अगार, उन पर हम इनको कल्चर नहीं कर पाएंगे। किसी भी कल्चर मीडिया पर, नॉर्मल जो कल्चर मीडिया है उन पर अपन कल्चर नहीं कर पाते हैं। कल्चर करने के लिए अपन को माइस या फिर यॉर्कशैक, इनमें अपन को कल्चर करना होता है। माइस क्या होती है भाई? माइस एक्चुअली अपन इन्हें हिंदी में छछूंदर बोलते हैं ना। छछूंदर क्या होते हैं? चूहों की एक प्रजाति होती है, जो आपने देखा हो, जो थोड़े से लंबे मुंह वाले चूहे होते हैं ना, तो छछूंदर। और यॉर्कशैक क्या होते हैं? यॉर्कशैक अंडा जब थोड़ा सा, और देखो अपने जो मुर्गी के अंडे होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, तो उनमें यॉर्कशैक नहीं बनता। अगर उसी को थोड़ा और चूजे बनने से पहले ही अगर उसको अंडे को अगर निकाल लिया जाए तो उसमें एक यॉर्कशैक बनता है, उसे अपन यॉर्कशैक बोलते हैं, है ना। तो एग ही है, लेकिन एग अगर मुर्गी दे तो उसके तुरंत बाद यॉर्कशैक नहीं बनता, थोड़े टाइम पीरियड बाद यॉर्कशैक बनता है। तो उस एग में अगर अपन कल्चर करें तो वो कल्चर जो होगा वो हमारा यॉर्कशैक कल्चर कहलाता है। तो दो, या तो अपन जो छछूंदर है उसमें अगर इस क्लेमाइडिया को इंटर कर दें और उसमें अपन ग्रोथ देखें कि ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, है ना। या फिर दूसरा एग के थ्रू अपन एग में यॉर्कशैक से अपन इसका कल्चर करते हैं। आगे अपन देखते हैं तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक के थ्रू भी अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में क्या होता है?
अपन ने पढ़ा था कि अपन एक इम्यूनोफ्लोरेसेंस कोई डाई यूज करते हैं, डाई के थ्रू अपन इसको इसकी जो माइक्रोस्कोपी करेंगे, मतलब स्लाइड बनाकर कोई अगर अपने पास स्पेसिमेन है, कोई अपने पास सैंपल है, जैसे जो भी अगर अपने पास सैंपल है, ब्लड का सैंपल हो गया, यूरिन का या स्टूल का, कोई अगर हमारे पास सैंपल हो और हमको अगर डाउट है कि इसमें हो सकता है, तो हम स्मेयर बना के उसमें फ्लोरेसेंस डाई के थ्रू स्टेन करेंगे और फिर अपन इम्यूनोफ्लोरेसेंस की टेक्निक के थ्रू अपन उसको देखते हैं। हालांकि माइक्रोस्कोपी के थ्रू देखना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। कल्चर अपन कर देते हैं तो सेल कल्चर के थ्रू जब ये ग्रो हो जाते हैं उसके बाद अपन माइक्रोस्कोपी करते हैं। सिंपल अगर कोई सैंपल है हमारे पास तो सैंपल में डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करना पॉसिबल नहीं होता, पहले हम उसका कल्चर करेंगे। तो कल्चर करने के लिए माइस या फिर यॉर्कशेयर का अपन यूज करेंगे। बाद में जब अगर कॉलोनी ग्रो हो जाती है तब अपन उसका माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, स्लाइड बनाकर उसकी माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं। आगे सीरोलॉजिकल टेस्ट अपन करते हैं। तो सीरोलॉजिकल टेस्ट इसके लिए जो होता है वो एक होता है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। ये कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट क्या है, ये अपन सीरोलॉजी जब अपना सब्जेक्ट आएगा तो उसमें अपन डिस्कस करेंगे, है ना। आप अभी देखेंगे कि सिलेबस में आपको 73 टॉपिक दिख रहे हैं, तो उसमें 73 के बाद में 74 और 75 ये दो टॉपिक हमारे सीरोलॉजी के इंक्लूड होने वाले हैं। तो उसमें सीरोलॉजी के जितने भी टेस्ट है वो अपन डिस्कस करेंगे। उसमें जैसे अपने बिडाल आएगा, सीआरपी आएगा, एएसओ आएगा, उन्हीं में से एक टेस्ट है सीएफटी। सीएफटी मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, है ना। तो फिलहाल इसको छोड़ के रखो, फिलहाल बस इतना समझ के रखो आप कि क्लेम आइडिया के लिए हम जब टेस्ट करेंगे सीरोलॉजिकल टेस्ट तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट अपन करते हैं। ठीक, चलो ये था हमारा क्लेम आइडिया। कुछ बेसिक से ही पॉइंट्स हैं जो इससे आ सकते हैं, जो अपन ने डिस्कस किए हैं। बहुत ज्यादा डीप कभी भी इनसे क्वेश्चन नहीं बनते। अगला अपना बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा। छोटे बैक्टीरिया अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, तो छोटे में से पहला अपना क्लेमाइडिया हो गया, दूसरा अपना माइकोप्लाज्मा। ये जो होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बैक्टीरिया में सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है, तो वो माइकोप्लाज्मा हमारा सबसे छोटा बैक्टीरिया माना जाता है। स्मॉलेस्ट अपन स्मॉलेस्ट मानेंगे, और स्मॉलेस्ट में फ्री लिविंग। फ्री लिविंग मतलब हम जब थोड़ी देर पहले क्लेमाइडिया की बात कर रहे थे, तो क्लेमाइडिया जो होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता। नॉर्मली एटमॉस्फेयर में वो ग्रो नहीं कर पाता, रिप्रोड्यूस नहीं हो पाता है। लेकिन माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जो स्मॉल तो है, छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन उसके बावजूद भी एटमॉस्फेयर में हमारे आसपास के वातावरण में ये आराम से ग्रो कर लेता है, रिप्रोड्यूस हो जाता है। और जब इसकी ग्राम स्टेनिंग अपन करते हैं तो ग्राम स्टेनिंग से ये अच्छे से स्टेन नहीं हो पाता, तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं पुअरली ग्राम स्टेनिंग। स्टेनिंग करने पर ये बहुत ज्यादा लाइट स्टेन होता है और एल फॉर्म की तरह दिखता है। थोड़ा सा अपन इसको देखेंगे तो ये एल फॉर्म की तरह दिखेगा, और ग्लाइडिंग मोटिलिटी ये शो करता है। ग्लाइडिंग मोटिलिटी का मतलब क्या होता है, ग्लाइडिंग मोटिलिटी मतलब खिसकना, खिसकने की तरह चलता है, जैसे कोई बैक्टीरिया खिसक रहा हो उस तरह से इसकी मोटिलिटी होती है। हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ग्लाइडिंग मोटिलिटी ना, मैं साथ साथ में हाईलाइट करते जा रहा हूँ जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ग्लाइडिंग मोटिलिटी शो करता है। ग्लाइडिंग का मतलब जब आप इसको माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये धीरे धीरे खिसक रहा है। ठीक है, इसके और भी नाम है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है ये भी। इसे अपन ईटन एजेंट भी बोलते हैं और पीपीएलओ भी बोलते हैं। ये दो नाम और हैं इसके, ईटन एजेंट और दूसरा है पीपीएलओ। पीपीएलओ मतलब प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म मतलब ये जो बैक्टीरिया है इससे लंग्स इन्फेक्शन होगा, और जो इन्फेक्शन होगा वो निमोनिया लायक होगा। निमोनिया वाले सिम्टम्स नहीं आएंगे, प्लूरल फ्लूइड वगैरह नहीं बन पाता है, लेकिन निमोनिया जैसे सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट को खांसी वगैरह होगी, लंग्स में इन्फेक्शन होगा। तो इस बैक्टीरिया के लिए उस सिम्टम्स के आधार पर इसका नाम एक और रख दिया पीपीएलओ। पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और दूसरा एक और नाम है ईटन एजेंट। ईटन एजेंट क्यों रखा गया इसका नाम, क्योंकि खाने पीने के थ्रू ये हमारे, क्योंकि फ्री लिविंग है, आसपास के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो सकता है, ग्रो कर सकता है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में, तो खाने पीने के थ्रू ये फूड पॉइजनिंग हमें कर सकता है, इसलिए हम इसे ईटन एजेंट कहते हैं।
इसमें एक बड़ी खास बात है कि रिजिड सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट नहीं होती, रिजिड सेल वॉल कोई प्रेजेंट नहीं होती, तो इसकी वजह से इसका कोई शेप नहीं होता और पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर इसमें नहीं होती। उसकी जगह पर उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। हमारे जो जितने जो दूसरे बैक्टीरिया हैं, जैसे अपन ने इससे पहले डिस्कस किए थे, उनमें पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर प्रेजेंट होती है। ग्राम पॉजिटिव जितने बैक्टीरिया होते हैं उनमें पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर जो होती है वो थिक होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर जो होती है वो थिन होती है। ठीक है, लेकिन एक माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है, इसमें तो सेल वॉल है ही नहीं ढंग से, तो पूरी सेल वॉल ही अच्छे से नहीं है, तो इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर भी प्रेजेंट नहीं होती, बस उसकी जगह पर एक कोलेस्ट्रॉल की पतली सी लेयर होती है। इसका जो इन्फेक्शन होता है ये मोस्टली रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू होता है, जिस तरह से हमारा कोविड हमारा चला था रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू। तो खांसने छींकने की वजह से ये एटमॉस्फेयर में फैल सकता है। कोई पेशेंट है जिसको अगर माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन था तो खांसने छींकने की वजह से वो एटमॉस्फेयर में फैल सकता है। तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू एक नॉर्मल पर्सन को ये इन्फेक्ट कर सकता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये स्प्रेड हो सकता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू। ठीक, आगे बढ़ते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस पर। लैब में इसको अपन डायग्नोसिस कैसे करेंगे भाई? तो लैब में डायग्नोसिस करने पर इसका अपन कल्चर करते हैं, और कल्चर करने के लिए इसके लिए एक स्पेशल मीडिया होता है पीपीएलओ। पीपीएलओ तो इस बैक्टीरिया का ही नाम है पीपीएलओ अगार, है ना। उस जो कल्चर मीडिया है, कल्चर मीडिया का एक स्पेशल नाम रख दिया है, बैक्टीरिया के नाम पे ही उसका नाम रख दिया है पीपीएलओ अगार। तो पीपीएलओ अगार पर हम इसका कल्चर करते हैं, और जब कल्चर करते हैं तो इसकी कॉलोनी जो होती है वो फ्राइड एग कॉलोनी होती है। लेकिन ये बैक्टीरिया बहुत छोटा है तो कॉलोनी भी बहुत छोटी बनेगी, तो कई बार हमको ये नॉर्मली दिख नहीं पाती है, तो हम इसे कॉलोनी को माइक्रोस्कोप में देखेंगे। मतलब जब भी हम कल्चर लगाएंगे तो कल्चर अपन ने कैसे लगाया, सबसे पहले तो अपन ने पीपीएलओ अगार पे इसको स्टिक कर दिया। जो भी हमारे पास सैंपल है उस सैंपल को हमने पीपीएलओ अगार पर कल्चर कर दिया, और 24 घंटे बाद जब हम इसकी कॉलोनी देखेंगे तो कॉलोनी इसकी बहुत ज्यादा छोटी होती है, तो वो कॉलोनी को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। तो माइक्रोस्कोप में जब हम इसकी कॉलोनी देखते हैं तो इसकी कॉलोनी जो होती है वो फ्राइड एग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी भाई। फ्राइड एग कॉलोनी का मतलब क्या है, जिस तरह से हमारे जो एग फ्राई वाले होते हैं, फ्राई एग की तरह ये हमको दिखेगा माइक्रोस्कोप में देखने पर। ये वाला इमेज जरा देखो आप, फ्राई एग का मतलब क्या होता है, जो एग उबले हुए अंडे होते हैं उनको छील के अगर अपन फ्राई कर दें तो फ्राई करने से ऊपर की जो लेयर होगी वो कैसी हो जाएगी, वो तो डार्क हो जाएगी, और अंदर वाली लेयर कैसी होगी, वो अंदर वाली लेयर व्हाइट होगी, ऊपर वाली लेयर डार्क हो जाएगी, ब्राउन कलर में हो जाएगी, और अंदर वाली लेयर व्हाइट कलर में होगी। तो इसी तरह जब अपन इसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं तो माइक्रोस्कोपी में अंदर वाला जो पार्ट होता है वो व्हाइटिश दिखता है, और ऊपर की लेयर जो होती है वो हमको थोड़ी सी डार्क दिखती है। तो इस तरह की कॉलोनी जो होती है वो हम इनको फ्राइड एग कॉलोनी बोलेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, एग्जाम में आए कभी तो ध्यान होना चाहिए। फ्राइड एग कॉलोनी जो होती है वो हमारी माइकोप्लाज्मा से बनती है। इसके अलावा कॉलोनी जब एक बार ग्रो कर गई तो उसको और आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसकी माइक्रोस्कोपी करेंगे। माइक्रोस्कोपी करने के लिए हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक का ही यूज करेंगे। फ्लोरेसेंस डाई के थ्रू अपन इसको पहले स्टेन करेंगे और उसके बाद में अपन इसको माइक्रोस्कोपी में देखते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट भी करेंगे, तो सीरोलॉजिकल टेस्ट में जो हमारे जितने भी छोटे बैक्टीरिया हैं ज्यादातर अपन इनको कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट के थ्रू ही आइडेंटिफाई करते हैं। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट ये अपना सीरोलॉजी में डिस्कस करेगा, तो अभी डिस्कस करेंगे अपन। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है क्लेमाइडिया माइकोप्लाज्मा दोनों बैक्टीरिया के लिए हमारा सीएफटी टेस्ट अगर सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे तो अपन कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट दोनों के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो तो आपके चैट बॉक्स ओपन है, जब तक मैं आप लोगों के मैसेज देख लेता हूं। शेखर ने कहा सर माइकोप्लाज्मा इज बैक्टीरिया कंसीडर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया और वायरस। ओके शेखर ने बहुत बढ़िया, शेखर ने लिख दिया माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसे अपन कनेक्टिंग लिंक भी बोल सकते हैं, कि यहाँ से बैक्टीरिया और वायरस दोनों को ये कनेक्ट कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और इसके अलावा बिल्कुल, चलो पतली लेयर होती है, सौरभ ने लिखा बिल्कुल सही। अगला बैक्टीरिया हमारा रिकेट्सिया। तो स्मॉल ग्राम नेगेटिव में हमारे 3 बैक्टीरिया हैं, क्लेमाइडिया है,
और माइकोप्लाज्मा, और तीसरा हमारा आ गया रिकेट्सिया। रिकेट्सिया भी जो होते हैं वो स्मॉल ग्राम नेगेटिव होते हैं और ये प्लियोमार्फिक बेसलाई होते हैं। प्लियोमार्फिक बेसलाई का मतलब क्या है? बेसलाई है लेकिन बेसलाई का इनका भी कोई शेप नहीं है, इन्हें अपन बिल्कुल बेसलाई नहीं बोल सकते, है ना। कई बार इनका शेप चेंज होकर सीधे ना होकर, जितने भी बेसलाई होती है अपन ने इससे पहले डिस्कस किए थे, बेसलाई में ग्राम पॉजिटिव बेसलाई और ग्राम नेगेटिव बेसलाई। ये कैसे बैक्टीरिया थे? जो रॉड शेप थे, है ना। रॉड शेप बैक्टीरिया को अपन ने बेसलाई बोला था, लेकिन ये रॉड शेप तो होते लेकिन इनका शेप हमेशा एक जैसा नहीं रहता, तो इनको अपन प्लियोमार्फिक बेसलाई बोलते हैं। साथ साथ में ये नॉन मोटाइल होते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। देखो स्मॉल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो थे उनमें हमारे 3 हैं, और 3 में से 2 बैक्टीरिया ऐसे हो गए जो इंट्रासेलुलर ही ग्रो कर पाते हैं। क्लेमाइडिया भी हमारा इंट्रासेलुलर ही ग्रो कर रहा था, और रिकेट्सिया जो होता है वो भी हमारा इंट्रासेलुलर ही ग्रो करता है। तो दोनों को आप याद रखना है। सिर्फ माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जो फ्री लिविंग है, मतलब बाहर के एटमॉस्फेयर में भी ग्रो कर सकता है। अब जितने भी ये जो बैक्टीरिया इंट्रासेलुलर ही ग्रो करते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर होते हैं, उनको अपन किसी कल्चर मीडिया पर, आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया पर ग्रो करने नहीं कर पाते, है ना। क्लेमाइडिया को भी अपन ग्रो नहीं कर पा रहे थे, है ना। इसी तरह से इसको भी अपन आर्टिफिशियल मीडिया पर ग्रो नहीं कर पाते, तो इसको भी कल्चर करने के लिए अपन या तो सेल कल्चर करेंगे या फिर एग का इनोकुलेशन करते हैं। सेल कल्चर मतलब माइस, मोस्टली सेल कल्चर जब भी किया जाता है तो वो या तो कोई अपन टिश्यू ले लो, कोई अगर बॉडी का पार्ट का टिश्यू निकाला और उसमें कल्चर किया तो वो अपना सेल कल्चर कहलाता है। लेकिन नॉर्मली सेल कल्चर के लिए अपन माइस का यूज करते हैं। माइस मतलब छछूंदर, छछूंदर में कल्चर सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है। दूसरा एग इनोकुलेशन, जो एग है उसमें भी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। एग में जब अपना अंडा थोड़े टाइम पीरियड बाद हो जाता है तो उसके बाद में उसमें अपन इनोकुलेट करते हैं, तो उसको अपन एग इनोकुलेशन कहेंगे। रिकेट्सिया जो होता है इससे टाइफस फीवर होता है, टाइफस फीवर या फिर स्क्रब टाइफस भी अपन उससे बोलते हैं, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए कि टाइफस फीवर या स्क्रब टाइफस किससे होता है। ये जो होता है वो रिकेट्सिया से होता है। रिकेट्सिया जिससे होता है टाइफस फीवर और स्क्रब टाइफस होता है। इसका ट्रांसमिशन जो होता है वो टिक या फिर माइट के थ्रू होता है। टिक या फिर माइट। माइट क्या होते हैं? माइट भी हमारे चूहे होते हैं जिनको अपन माइट बोलते हैं, है ना। और टिक एक तरह की मक्खी होती है, ये अपनी पैरासाइटोलॉजी में अपन डिस्कस करेंगे। टिक एक तरह की मक्खी है, उसके अपन इमेज के थ्रू देखेंगे, है ना। यहाँ पर फिलहाल इमेज नहीं है। पैरासाइटोलॉजी में टिक अपनी मक्खी आएगी, क्योंकि पैरासाइटोलॉजी में भी ट्रांसमिशन टिक के थ्रू होता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करेंगे तो लैब में डायग्नोसिस करने के लिए या तो अपना कल्चर होगा तो अपन सेल कल्चर या फिर एग इनोकुलेशन कर सकते हैं, या फिर सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे। तो सीरोलॉजिकल टेस्ट में एक टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए याद रखना है आपको, वेल फेलिक्स रिएक्शन टेस्ट, है ना। देखना टाइफाइड जो हमारा होता है, टाइफाइड के लिए जो हम टेस्ट करते हैं वो बिडाल टेस्ट करते हैं। तो बिडाल टेस्ट एक कॉमन टेस्ट है। क्यू फेवर भी बोलते हैं, बहुत बढ़िया, सौरभ ने लिखा है, एक दो लोगों ने और बोला, स्वरूप ने भी बोला। टाइफस फीवर को अपन क्यू फीवर भी बोलते हैं। तो क्यू फीवर किनको बोलते हैं? ऐसे फीवर जिनको डायग्नोसिस करना आसान नहीं होता, जैसे बिडाल है उसको अपन ने डायग्नोसिस करना आसान है, उसको अपन ने, टाइफाइड किसी को है तो अपन बिडाल टेस्ट के थ्रू आराम से कर सकते हैं डायग्नोसिस। तो ऐसे फीवर जिनको आराम से डायग्नोसिस नहीं कर पाते उनको क्यू फीवर के अंदर कैटेगरी में अपन डालते हैं। तो टाइफस फीवर और स्क्रब टाइफस ये जो होते हैं वो भी हमारे क्यू फीवर के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। इनको डायग्नोसिस करने के लिए अपन बेल फेलिक्स रिएक्शन टेस्ट करते हैं। तो ये बेल फेलिक्स रिएक्शन टेस्ट है, ये भी हमारा सीरोलॉजी का पार्ट है। सीरोलॉजी में अपन इसको डिस्कस करेंगे कि बेल फेलिक्स रिएक्शन टेस्ट अपन कैसे करेंगे। जितने भी अपने सीरोलॉजी वाले टेस्ट हैं, बिडाल टेस्ट हो गया, सीआरपी, एएसओ, बेल फेलिक्स अपन ने दिया थोड़ी देर पहले, सीएफटी अपन ने पढ़ा था, ये भी अपना आगे चलकर अपन इनको डिस्कस करेंगे। ठाकुर ने कहा ये रॉकी माउंटेन फीवर भी कॉज करता है। बढ़िया ठाकुर, सही कह रहे हो आप। चलो आगे बढ़ते हैं अपने, चलो आगे आते हैं अपन। तो अब अपन आते हैं स्पाइरोचेट पर। स्पाइरोचेट में पहला अपना बैक्टीरिया है ट्रेपोनोमा पैलिडियम। ट्रिपनोमा पैलिडियम।
ट्रिप्नोमा पैलिडियम का जो नाम है, पैलिडियम जो शब्द बना है वो एक्चुअली इसकी पेल स्टेनिंग की प्रॉपर्टी की वजह से बना है, कि जब हम इसको ग्राम स्टेनिंग से स्टेन करते हैं तो ग्राम स्टेनिंग से ये स्टेन हो नहीं पाता, अच्छे से स्टेन नहीं हो पाता, तो स्टेनिंग ना होने की वजह से एकदम पेल स्टेन होता है, तो उसकी नाम पे ही, उसकी प्रॉपर्टी के आधार के नाम पर इसको पैलिडियम कहते हैं। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होता है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कॉज करता है, जिसे अपन सिफिलिस बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिफिलिस, इससे बहुत बार क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में, प्रीवियस पेपर आप उठा के देखोगे तो सिफिलिस किससे होता है, ये 2-3 बार पूछा जा चुका है ना, तो ये आप जरूर याद रखना। सिफिलिस जो होता है वो ट्रिप्नोमा पैलिडियम की वजह से ही होता है, एक बैक्टीरिया हमारा है ना। और सिफिलिस में होता क्या है, सिफिलिस में पेनिस, सर्विक्स, लेबिया, इन पर पेनलेस अल्सर बन जाते हैं, अल्सर बनते हैं लेकिन वो पेनलेस होते हैं। इसके अलावा हथेलियों पर, पॉम पर स्किन के रेसेस भी बन जाते हैं। ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो हमारे सिफिलिस के होते हैं, है ना। सिफिलिस में क्या होगा, सिफिलिस जो होता है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, उसमें अल्सर बन जाते हैं, खासतौर पर जेनाइटल पार्ट जो होते हैं उनमें अल्सर बन जाते हैं। तो अगर मेल पेशेंट है तो पेनिस वगैरह में अल्सर बनेंगे, और अगर फीमेल है तो सर्विक्स में, लेबिया पर अल्सर बनते हैं, और ये जो अल्सर होते हैं वो पेनलेस होते हैं। इसके अलावा पाम जो हथेली वगैरह होती है उनमें भी स्किन के रेसेस बन जाते हैं। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो हमारे सिफिलिस के होते हैं। हालांकि हमारे लिए सिम्टम्स इंपोर्टेंट नहीं है, सिम्टम्स से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी थोड़े बहुत सिम्टम्स आपको नॉलेज हो तो डिसीज को याद करना अपने लिए थोड़ा आसान हो जाता है। इसलिए जितनी भी डिसीज हैं थोड़े थोड़े सिम्टम्स आपको समझते हुए चलना है, याद करते हुए चलना है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस पे चलेंगे अपन। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में ट्रिप्नोमा पैलिडियम को अपन कल्चर नहीं कर सकते। जितने भी अपने स्पाइरोचेट होते हैं तीनों अपन डिस्कस करेंगे, तो तीनों जो स्पाइरोचेट हैं वो किसी कल्चर मीडिया पर कल्चर नहीं कर पाते अपन इनको। तो कल्चर करने की कल्चर नहीं हो पाते, तो उसको डायग्नोसिस करने के लिए अपन डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी का यूज करते हैं। डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी का मतलब क्या है, इसका अपन बेट प्रिपरेशन लेते हैं कि जो भी हमारे पास सैंपल आया है उस सैंपल को डायरेक्ट अपन ने स्मेयर बनाया, डायरेक्ट अपन ने जैसे हमारे पास ब्लड है तो ब्लड में अपन ने 1 ड्रॉप ब्लड लिया और उसको डायरेक्ट अपन स्लाइड पर लेकर माइक्रोस्कोप में देखते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोप में अपन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में ये जो बैक्टीरिया होगा ये कॉर्कस्क्रू मोटाइल दिखेगा हमको। कॉर्कस्क्रू मोटाइल मतलब ये हमको चलते हुए दिखेगा, जिस तरह से स्प्रिंग वगैरह कोई अगर अपन घुमाए तो आगे की तरफ बढ़ेगी, इस तरह से कॉर्कस्क्रू मोटिलिटी होती है इसकी। स्पाइरल शेप का होता है और लेंथ में लगभग 6 से 8 माइक्रोमीटर का होता है। ये करीब 6 से 8 माइक्रोमीटर लंबा होगा ये। ठीक, माइक्रोस्कोपी के बाद में आगे जो सीरोलॉजिकल टेस्ट हम करते हैं, तो सीरोलॉजिकल टेस्ट में हम इसको BDRL टेस्ट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में। सिफिलिस के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिफिलिस कौन से बैक्टीरिया से होता है और सिफिलिस के लिए हम टेस्ट करते कौन कौन से हैं ना। तो सिफिलिस के लिए टेस्ट कौन कौन से हैं, पहला हमारा BDRL। BDRL एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म में है, इसका भी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म क्या है इसका, वेनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी। तो जिस लैब में सबसे पहले ये टेस्ट हुआ था, जहां पर ये पहले टेस्ट हुआ करता था, उसके नाम पे ही इसका टेस्ट का नाम रख दिया। तो जो टेस्ट है इसका नाम वेनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी, इसका फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। टेस्ट का नाम उन्होंने कैसे रखा कि जिस लेबोरेटरी में पहले टेस्ट हुआ करता था उसके नाम पे ही उसका टेस्ट का नाम रख दिया। और इसमें इस टेस्ट में भी अपन डिटेल में सीरोलॉजी में डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक पॉइंट और मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ कि कार्डियोलिपिन एंटीजन का अपन इसमें टेस्ट में यूज करते हैं, है ना। सीरोलॉजिकल टेस्ट अपने डिटेल में अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे। दूसरा टेस्ट होता है RPR। RPR अभी लेटेस्ट में जो टेस्ट चल रहा है, BDRL की जगह पर हम RPR का ही ज्यादातर यूज कर रहे हैं। तो कॉमनली अब RPR जो है वो कॉमनली टेस्ट बन चुका है। RPR मतलब रैपिड प्लाज्मा रिएजन, है ना। RPR भी शॉर्ट फॉर्म में, इसका फुल फॉर्म जो होगा वो रैपिड प्लाज्मा रिएजन होगा। इसको अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे। तीसरा है TPHA। TPHA मतलब ट्रिप्नोमा पैलिडियम हीमो एग्लूटिनेशन टेस्ट, ये भी अपना सीरोलॉजिकल टेस्ट में आएगा। हालांकि TPA टेस्ट जो होता है वो कॉमन टेस्ट नहीं है, हर कहीं नहीं होता।
चौथा एक और टेस्ट है जो आपको याद रखना है, कान टेस्ट। तो सिफिलिस को डिटेक्ट करने के लिए या ट्रिपनोमा पैलिडियम को डिटेक्ट करने के लिए हम सीरोलॉजिकल टेस्ट की बात करें तो टोटल 4 टेस्ट कर सकते हैं। पहला बीडीआरएल, दूसरा आरपीआर, तीसरा है हमारा टीपीएचए और चौथा है कान टेस्ट। ये 4 टेस्ट अपन कर सकते हैं। चारों को ही अपन सीरोलॉजिकल, जब अपना सीरोलॉजी आएगी उसमें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बढ़िया। देखो प्रीति ने कहा है टीपीएचए जो होता है वो कंफर्मेटरी टेस्ट माना जाता है। अगर बीडीआरएल या आरपीआर में टेस्ट में अगर पॉजिटिव आता है तो कंफर्म करने के लिए हम टीपीएचए टेस्ट को करते हैं। बहुत बढ़िया प्रीति, सही कह रहे हो आप। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अगला है अपना लेप्टोस्पाइरा। चलो टेस्ट में कैसे क्या रिजल्ट आएगा, फ्लोकुलेशन वगैरह ये सब अपन सीरोलॉजी में डिस्कस करेंगे, है ना। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा आप छोड़ के रखो सीरोलॉजी वाले टेस्ट को। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में एक्चुअली होता यही है कि माइक्रोबायोलॉजी में अपन इकट्ठा एक साथ नहीं पढ़ पाते हैं ना, तो सीरोलॉजी अपन को अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पर आप सिर्फ एग्जाम्पल समझते हो, चलो एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि कौन से बैक्टीरिया में अपन कौन सा सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। ये अपना बायोलॉजी में भी आएगा कि बायोलॉजी में भी कुछ सीरोलॉजिकल टेस्ट आएंगे अपने, तो वहां पे भी अपन जब वायरस पढ़ेंगे तो सिर्फ अपन पहले एग्जाम्पल पढ़ते हुए चलेंगे। लास्ट में जब अपन सीरोलॉजिकल टेस्ट का अलग से चैप्टर पढ़ेंगे तो 1 बाय 1 एक एक जो टेस्ट है उसको अपन डीपली समझते हुए चलेंगे कि टेस्ट कैसे करते हैं, रिजल्ट कैसा आता है उनका। ठीक है भाई, चलो अगला अपना बैक्टीरिया है लेप्टोस्पाइरा। लेप्टोस्पाइरा जो होता है ये भी एक स्पाइरोचेट है, और ये जो होता है ये कंटामिनेटेड फूड वाटर से ट्रांसमिट होता है, खाने पीने की वजह से ये ट्रांसमिट होता है। और ये जो होता है एक जूनोटिक डिसीज कॉज करता है जिसका नाम है बेल्स डिसीज। बेल्स डिसीज को कॉज करता है, बड़े इंपॉर्टेंट होती है। जो डिसीज के नाम थोड़े से अलग हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ना, ये आप जरूर याद रखना। स्कैब टाइफस किससे होता है, टाइफॉइड किससे होता है, बेल्स डिसीज किससे होती है, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है ना। बेल्स डिसीज क्या है, जूनोटिक डिसीज है। सबसे पहली बात, जूनोटिक डिसीज का मतलब क्या होता है, ऐसी डिसीज जो किसी एनिमल वगैरह से ट्रांसमिट होती है उनको अपन जूनोटिक डिसीज बोलते हैं। तो ये भी एक जूनोटिक डिसीज है, और लेप्टोस्पाइरा की वजह से बेल्स डिसीज होती है। बेल्स डिसीज में होता क्या है, बेल्स डिसीज में पेशेंट को जॉइंडिस होगा, फीवर होगा, स्प्लीन में स्वेलिंग आएगी और नेफ्राइटिस होगा। ये सारे सिम्टम्स उसमें इकट्ठे आते हैं। जॉइंडिस होगा पेशेंट को, फीवर आता है, स्प्लीन में स्वेलिंग आ जाती है, नेफ्राइटिस होगा, है ना। नेफ्राइटिस मतलब किडनी में इंफेक्शन हो सकता है उसको, और कंटामिनेटेड फूड वाटर की वजह से ये जो होती है डिसीज, ये जो लेप्टोस्पाइरा होता है ये कंटामिनेटेड फूड वाटर की वजह से स्प्रेड होता है, फैलता है। आगे बढ़े, लेबोरेटरी डायग्नोसिस करेंगे अपन। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस करने के लिए लेप्टोस्पाइरा नॉर्मल जो हमारे मीडिया होते हैं, कल्चर मीडिया, उन पर तो ग्रो कर ही नहीं पाते, है ना। इसके लिए एक स्पेशल मीडिया होता है जिसपे कई बार ये ग्रो कर जाता है रैबिट ब्लड के साथ। इसको कॉर्टॉफ मीडियम पर अपन कल्चर करें तो कई बार इस पे कल्चर कर जाता है। तो ये कल्चर मीडिया का आपको याद रखना है। इसके लिए स्पेशल सिलेक्टिव मीडिया है ये कॉर्टॉफ मीडियम, और कॉर्टॉफ मीडियम में भी हम रेबिट के ब्लड को ऐड करते हैं, उसमें अपन कल्चर करते हैं। हालांकि स्पाइरोचेट जितने भी हैं वो आसानी से कल्चर हो नहीं पाती। डायग्नोसिस करने के लिए अपन उनको या तो सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं या फिर डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी करते हैं, है ना। डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी अपन ने सब थोड़ी देर पहले लेप्टोस्पाइरा में भी देखा था। इसको जब अपन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो माइक्रोस्कोप में ये हुक एंड के साथ हाईली मोटाइल दिखता है और स्पाइरल शेप का ही दिखता है ना। स्पाइरल शेप का होगा, लेकिन इसकी एक और बड़ी प्रॉपर्टी है कि इसका जो एंड होगा वो हुक एंड होगा, है ना। स्पाइरल तो है लेकिन सबसे कॉर्नर जो है उसमें थोड़ा सा हुक होता है, हुक एंड होगा, और स्पाइरल इसकी मोटिलिटी होगी। ठीक, और ये जो मोटिलिटी होती है वो हमको डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप में दिखती है। अगला अपना स्पाइरोचेट है बोरेलिया। बोरेलिया जो होता है वो रिलैप्सिंग फीवर, लाइम डिसीज और विंसेंट एंजाइना, ये डिसीज को कॉज करेगा। 3 डिसीज के नाम है, आपको तीनों ही याद रखना है एग्जाम के लिए। ये जितने भी स्मॉल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं इनमें ज्यादा डिटेल में कभी क्वेश्चन नहीं बनते। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो बड़े बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, उनमें डिसीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, ये आपको जरूर याद रखना है। बोरेलिया से कौन कौन सी डिसीज होंगी,
रिलैप्सिंग फीवर होगी, लाइम डिसीज होगी और विंसेंट एंजाइना होगी, है ना। इसके अलावा लाइम डिसीज क्या है? लाइम डिसीज जो है, रिलैप्सिंग फीवर क्या है ये अपन समझते हैं। रिलैप्सिंग फीवर ऐसे फीवर जो बार बार आ रहा हो तो वो अपना रिलैप्सिंग फीवर हो गया ना। पेशेंट को अगर बार बार फीवर आ रहा हो, ट्रीटमेंट भी कर रहा है, उसके बावजूद भी उसको बार बार फीवर आ रहा है, तो वो हमारा रिलैप्सिंग फीवर कहलाता है। लाइम डिसीज में कुछ सिम्टम्स एक साथ आते हैं, उनको अपन लाइम डिसीज कहते हैं। वो सिम्टम्स कौन कौन से हैं? इरिथमा होता है पेशेंट को। इरिथमा मतलब स्किन में रेड कलर का कुछ इस तरह से इन्फ्लामेशन होता है। माइग्रेन होगा पेशेंट को, सिर दर्द होगा उसको, स्किन में लेशंस बनेंगे, घाव बन जाते हैं, मेनिंजाइटिस हो जाता है पेशेंट को, जॉइंट में पेन होगा। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं जब ये एक साथ आते हैं तो ये एक साथ सिम्टम्स को अपन इकट्ठी एक भाषा में मेडिकल टर्म में लाइम डिसीज कहते हैं। और लाइम डिसीज किससे होती है? हमारी बोरेलिया से, है ना। और इसका ट्रांसमिशन जो होता है वो भी टिक या लूज की वजह से होता है। टिक और लूज दोनों जो है वो एक तरह की मक्खियां हैं, है ना। कभी आप गूगल पे सर्च कर लेना, हालांकि ये पैरासाइटोलॉजी में भी आती है, तो पैरासाइटोलॉजी में अपन ने इसकी इमेज डाली है, तो वहां पर आप इनको समझ जाओगे, है ना। फिलहाल आपको याद रखना है कि टिक और लूज जो है वो एक तरह के कैसे मक्खी हैं जिनसे ये बोरेलिया ट्रांसमिट होता है। लैब में अपन डायग्नोसिस करेंगे, तो लैब में डायग्नोसिस करने के लिए इसको भी कल्चर कर सकते हैं। हालांकि कल्चर में कॉलोनी अच्छे से ग्रो कर नहीं पाती, कल्चर इसके लिए बेस्ट मेथड नहीं मानी जाती। कल्चर करने के लिए अपन एक सिलेक्टिव मीडिया इसका यूज कर सकते हैं, मॉडिफाइड कैली मीडियम। मॉडिफाइड कीली मीडियम पर अपन इसको कल्चर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितने भी स्पाइरोचेट हैं उन्हें डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी में ही अपन आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी में जब अपन इसको देखेंगे तो ये भी जो होगा वो मोटाइल होगा और स्पाइरल शेप में दिखेगा। मोटिलिटी तीनों जितने भी हमारी स्पाइरोचेट हैं, तीनों के तीनों जो होते हैं वो मोटाइल होंगे। और मोटाइल कैसे होंगे? कॉर्क्स्क्रू, कॉर्क्स्क्रू मतलब घूमते हुए ये मोटाइल होंगे, ठीक है। और स्पाइरल शेप का होंगे, हमें सारे के सारे तीनों दिखते हैं। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे टोटल 6 बैक्टीरिया। तो 6 में से 3 जो है वो हमारे स्मॉल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे, क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा और रिकेट्सिया। और 3 हमारे स्पाइरोचेट हैं, ट्रिप्नोमा, लेप्टोस्पाइरा और बोरेलिया। बहुत ज्यादा डिटेल में डीप क्वेश्चन इनसे कभी नहीं बनते, तो बहुत ज्यादा आप इनमें मत पढ़ना। बेसिक बेसिक से ही क्वेश्चन आते हैं, तो वो अपन ने नोट्स में इंक्लूड किए हैं। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ा और आपको लगता है कि विंसेंट एंजाइना क्या होती है, डिसीज कैसी होती है, ये ठाकुर ने क्वेश्चन किया है। तो ठाकुर ये शाम की क्लास में मैं डिस्कस कर लूंगा विंसेंट एंजाइना, है ना। ठीक है, तो अपन इसको शाम को डिस्कस कर लेंगे विंसेंट एंजाइना। मैंने यहाँ पर कोई इमेज नहीं डाली तो फिलहाल मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। लाइम डिसीज, लाइम आर्थराइटिस है क्या? पुतिन ने लिखा है। लाइम डिसीज अपन ने पुतिन थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। लाइम डिसीज के बारे में तो अपन ने डिस्कस किया है भाई। एक साथ जो 3-4 सिम्टम्स एक साथ आते हैं वो अपनी लाइम डिसीज कहलाती है। कौन कौन से? एर्थमा, माइग्रेन, स्किन की लेशंस, मेनिंजाइटिस, जॉइंट पेन, ये सारे सिम्टम्स जब एक साथ आते हैं तो वो हमारे लाइम डिसीज कहलाएगी। अब देखो आप पूछ रहे लाइम आर्थराइटिस, तो यहाँ पर जॉइंट पेन हो रहा है, तो मतलब लाइम आर्थराइटिस भी अपन इसको कह सकते हैं। लाइम आर्थराइटिस मैंने कोई वैसा वर्ड नहीं पढ़ा है, तो एक बार मैं इसको देख लूंगा। ठीक है भाई, तो विंसेंट एंजाइना और लाइम आर्थराइटिस अपन एक बार शाम को एक बार और रिवाइज कर लेंगे। ठीक। हाँ, शाम को दोनों टाइम क्लास होगी क्या सर? हाँ, तो शाम को आज 5 बजे भी है और 7 बजे भी है, और आज अपनी बैक्टीरियोलॉजी एंड भी हो जाएगी। ठीक है, तो शाम को अपन 5 बजे भी रखेंगे और 7 बजे भी रखेंगे क्लास। ठीक। सर एक क्लास मॉर्निंग में रख लीजिए। रावत देखो, एक या तो क्लास इवनिंग में पॉसिबल है या मॉर्निंग में पॉसिबल है, क्योंकि मेरी मेरी खुद की भी ड्यूटी रहती है ना। तो मॉर्निंग ड्यूटी करूंगा तो इवनिंग क्लास हो पाएगी, इवनिंग ड्यूटी करूंगा तो मॉर्निंग क्लास हो पाएगी। दोनों टाइम क्लास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने क्या अभी मॉर्निंग में ड्यूटी कर रखी है, तो इवनिंग में क्लास अभी पॉसिबल है। इर्थमा को रेड लेसन ऑफ स्किन भी कहते हैं क्या सर जी? हाँ, इर्थमा का मतलब ही है कि स्किन जो होती है वो हमारी रेड कलर की हो जाती है, रेड कलर के लेसन बन जाते हैं। ठीक। चलो इससे आगे अपन अब शाम को डिस्कस करेंगे। जो आपके डाउट है तो आप
मैसेज छोड़ देना कम्युनिटी पे जो भी आपको लग रहा है। और अभी तक अपन ने जितनी भी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है ना, तो आज शाम को अपन सारे डाउट सेशन, मतलब पहले एक अपना एक टॉपिक है एसिड फास्ट बेसलाई का, तो छोटा टॉपिक है, करीब आधा घंटे में कवर हो जाएगा। बाकी के जो 30 मिनट होंगे वो आपके डाउट सेशन के रहेंगे। तो आपके जितने भी डाउट हैं अभी तक के बैक्टीरियोलॉजी के, वो सारे के सारे डाउट आप कम्युनिटी पे पोस्ट कर देना। उनको सारे डाउट को लेकर अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। और फिर अपन 7 बजे जो क्लास होगी वो आपकी ओवरव्यू की क्लास होगी। तो जितने भी अपन ने बैक्टीरियोलॉजी में पढ़ा है वो सब कुछ अपन ओवरव्यू की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। चलो भाई, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन इवनिंग में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। गुड डे, जय हिंद।